गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आई एम डॉक्टर आनंद पांडे। एक बार फिर हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड अबाउट द सिलेबस एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड। तो इससे भी एक अंदाजा आपका सिलेबस के आधार पर लग जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग मुख्यतः सिलेबस डिस्कशन में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर मिडल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आदि के बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों के पास सिलेबस ना हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको सिलेबस प्रोवाइड भी करा देंगे। हम आपको चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, अदरवाइज आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम आपको वहाँ से भी सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है आपका, ये है 9336525218। ओके, तो आप इस पर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें कल्चर भी है और आर्कियोलॉजी मतलब आपका पुरातत्व का भी सिलेबस इसमें समाहित है। तो ये जो आपका हमने चर्चा किया था कि सभी पेपर में से सब पेपर में आपको टोटल जो है 13 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, 13 क्वेश्चन टोटल करने हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन जो है 75 वर्ड्स का करना है, 75 वर्ड्स का करना है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स का करना है, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो है आपको 400 वर्ड्स का करना है। इतना आपको ये करना है। ठीक है, 13 क्वेश्चंस। ओके, और इसके बाद ये आपका सेकंड पेपर हो गया। और फर्स्ट पेपर आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 विल बी फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 25 फ्रॉम योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, चलिए अब चर्चा करते हैं। अगर एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो इसका सिलेबस है वह मुख्यतः क्या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो पहला जो टॉपिक है वह है एंशिएंट इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू AD 1200। मतलब है कि प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर 12वीं शताब्दी का इतिहास, स्पेशली एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मेडुअल एरा, जो मध्यकाल की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत से, जो आपके मुख्यतः 1206 में स्थापित हुआ था। तो समझिए दिल्ली सल्तनत से पहले तक का इतिहास आपको मुख्यतः इसमें बताना है। इसमें भी हर चीज़ नहीं है, तो आपको सिलेबस पे थोड़ा सा गौर करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो अनावश्यक ऐसी चीज़ न पढ़िए जो सिलेबस में आपके न हो। ठीक है, तो आपका वो टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो सब इसमें देखते हैं। पहला टॉपिक है इसमें सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत क्या हैं। जैसे आपके ब्राह्मण साहित्य कौन है, धार्मिक साहित्य कौन है, धर्मेतर साहित्य कौन है, इनसे क्या पता चलता है, और इन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 25 आपके बन जाएंगे। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं आपके पुरातात्विक और अभिलेखिक और मौद्रिक। ठीक है, तो पुरातत्व से क्या जानकारी मिलती है, मुद्रा शास्त्र, इतिहास लेखन, इतिहास के बारे में क्या जानकारी देता है, कौन सी मुद्रा कब आई, आहत सिक्का क्या है, पंचमार्क कॉइन्स किसे कहते हैं, कर्ज किसे कहते हैं, कर्सापट किसे कहते हैं, पंचमार्क कॉइन्स कैसे बनता था, पंचमार्क कॉइन्स में कौन कौन से चित्र होते हैं, पंचमार्क कॉइन्स के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आहत शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ऐसे बहुत सारे जो होंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनेंगे। ठीक है, और पिछली बार तो अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, पिछली बार तो आहत सिक्के पे 150 वर्ड में लिखने के लिए भी आ गया था। ओके, तो हम लोग इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं फॉरेन अकाउंट्स, मतलब चीनी यात्री, यूनानी यात्री, उसके बाद आपके जो अरबी यात्री हैं वे कौन कौन से हैं जो भारत आए, उन्होंने क्या इतिहास लिखा, कौन से उनके ग्रंथ हैं, जैसे अलबनी की कौन सी किताब है, अल-बिलादुनी की कौन सी किताब है, सुलेमान की कौन सी किताब है, मिनहाजुल सिराज की कौन सी किताब है, उसके बाद फाहियान की किताब जिसका नाम है फुको की, और उसके बाद आपका वेन्सांग की किताब जिसका नाम है सीयू की, उसके बाद आपके प्लूटार्क हो गए जिन्होंने लाइव्स लिखा है, उसके बाद आपके जस्टिन हो गए जिन्होंने एपिटोम लिखा है, स्ट्रैबो हो गए जिन्होंने जियोग्राफिका लिखा है, प्लिनी हो गए जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है, मेगास्थनीज हो गए जिन्होंने इंडिका लिखा है, एरियन हो गए उन्होंने भी इंडिका लिखा है, और एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर लिखा है। ठीक है, ऐसे ही आनेसिक्टिस हो गए, उसके बाद अरिस्टोब्यूलस हो गए जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ वार लिखा है, आनेसिक्टिस जो है हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर लिखा है। तो मतलब ये सब जो इतिहासकार हैं इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखा, इनसे क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए ये सब आपको जानना है। अगला आते हैं, अगला है कुछ टर्म्स हैं, जैसे रिथ क्या है,
वैदिक काल में सभा क्या है, समिति क्या है, यज्ञ क्या होते हैं, यज्ञ के प्रकार क्या होते हैं, वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, रासु यज्ञ क्या होता है, अनुष्टोम यज्ञ क्या होता है, सोम यज्ञ क्या होता है, पंच यज्ञ क्या होते हैं, ये सब आप जानिएगा। वर्ण क्या होते हैं, आश्रम क्या है, आश्रम के 4 प्रकार, ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और जो संन्यास आश्रम है ये कैसे हैं, आश्रम की शुरुआत कैसे होती है, किस संस्कार से होती है, ये सब। उसके बाद आपका ऋण है, संस्कार है, ठीक है, पुरुषार्थ है। उसके बाद आपका है अग्रहार क्या होते हैं, अग्रहार के साक्ष्य कहाँ से मिले, हाँ, तो ये सब अग्रहार जो होता है एक विशेष प्रकार की भूमि होती है जिसका पहला साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, इसका पहला साक्ष्य मिलता है समुद्रगुप्त के आपके नालंदा और गया ताम्रपत्र लेख मिलता है, ठीक है। अग्रहार है तो ब्रह्मदेव क्या होता है, हम अभी तो सिलेबस की बात करेंगे, फिर आगे चल के हम एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरा का पूरा हम लेक्चर आपको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद है कर क्या होता है, विष्ट क्या होता है, मतलब बेगार कथा क्या है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, विष्ट का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला, विष्ट का अवलेखिक साक्ष्य कहाँ से मिला, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे विष्ट है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग कैटोली के अर्थशास्त्र में मिलता है, जबकि विष्ट जो है यह अभिलेखों में पहली बार हमको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में विष्ट या बेगार कथा के बारे में जानकारी मिलता है, जिसे कहते हैं इन्फोर्स्ड लेबर, या आप इसे कहते हैं आपके इनवॉलंटरी लेबर, या इसे कहते हैं अनपेड लेबर। ओके, चलिए अगला। इसके बाद आपका सप्तांग सिद्धांत है, कौटिल्य का स्तूप क्या होते हैं, चैत्य क्या होते हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ये 75 शब्द में आएगा, अदरवाइज ये 150 शब्द में भी आ सकता है। नागर मंदिर स्थापत्य कला की शैलियाँ, या मंदिर स्थापत्य कला जो है उसमें नागर शैली क्या है, उसकी विशेषता क्या है, द्रविड़ शैली क्या है, उसकी विशेषता क्या है, या फिर आपका आ सकता है कि वेसर शैली क्या है, उसकी विशेषता। फिर आपका है मथुरा शैली क्या है, गंधार शैली क्या है, तो इसी का तो मथुरा कला का विकास कैसे हुआ, मथुरा कला के कौन कौन से केंद्र है, कंकाली टीला कहाँ पे है, कचहरी कहाँ पे है, जमालपुर कहाँ से है, मथुरा में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है, हाँ, उसके बाद गंधार में किस पत्थर का प्रयोग किया गया, गंधार कला के क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से विषयों पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, इन सब पे भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज हम लोग बेसिक ये जान लें कि क्या क्या पढ़ना है। दूसरा है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, इसमें है आपकी प्रागैतिहासिक पुरातत्व, इसमें क्या है पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल क्या है, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल क्या है, नियोलिथिक क्या है, और कैल्कोलिथिक। मतलब है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, नव पाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं, नव पाषाण काल मानव के जीवन में एक सांस्कृतिक क्रांति का काल था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अगला आएगा मेसोलिथिक पीरियड जो है वह पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में एक संक्रमण का काल था। इट वॉज जस्ट लाइक द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर इज एग्जामिनेड, इसकी समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्कोलिथिक कल्चर में, जिसे आप चालकोलिथिक भी कहते हैं, ताम्र पाषाणी संस्कृति, इसमें क्या आ सकता है, इसमें आपको आ सकता है कि भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों पर एक निबंध लिखिए, या ताम्र पाषाणिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा। इसका विकास कहाँ हुआ, कायथा कहाँ है, मालवा कहाँ पे है, उसके बाद आपका जोरवे कहाँ पे है, गणेश्वर संस्कृति कहाँ पे है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है फिर आगे आ जाएंगे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता में आपको याद तो आएगा, हड़प्पा सभ्यता में क्या है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता बताइए, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंशन कितना है, कहाँ कहाँ पे विस्तार है, भारत में कहाँ है, पाकिस्तान में कहाँ पे है, अफगानिस्तान पे कहाँ पे है। उसके बाद उसकी क्रोनोलॉजी, कालक्रम कहाँ पे है, कालक्रम क्या है, डिक्लाइन एंड सर्वाइवल, मतलब है कि आपका हड़प्पा सभ्यता जो है उसका पतन कैसे हुआ, उसके प्रमुख कारक। 100% एक क्वेश्चन हड़प्पा से आएगा। दूसरा है अगला टॉपिक आयरन एज, एंटीक्विटी एंड ऑफ आयरन, भारत में लोहे की प्राचीनता क्या है, लोहे के प्राचीन साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, लौह उपकरण कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जैसे वर्तमान में माना जाता है कि लोहे का प्राचीनतम जो साक्ष्य है, पहले हम मानते थे कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से 1050 BC मिला था, लेकिन अब हम लोग जब BHU ने खुदाई किया, एक्सकवेशन करा, तो उसके बाद हमारे पास आपका मल्हार, नलका टीला जो आपका मुख्यतः सोनभद्र और चंदौली के एरिया में है, वहाँ से हमको 1550 ईसा पूर्व के लोहे का साक्ष्य मिल गया। जबकि लखनऊ के पास एक जगह है दादूपुर, वहाँ से 1800 BC से लेकर 2000 BC तक
के बीच में हमको लोहे का साक्ष्य मिल रहा है। मतलब जो आयरन एंटीक्विटी है, द एंटीक्विटी ऑफ आयरन है, वह अब हड़प्पा सभ्यता के उत्तरवर्ती चरण तक जा रहा है। ओके, चलिए आगे चर्चा करेंगे। फिर हम लोग वैदिक पीरियड में आपका अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी क्या होता है, हाँ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल थाट्स क्या है, आइडियाज़ कैसे विकास हुआ, ये आपका यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला है आपका टॉपिक है अर्ली स्टेट फॉर्मेशन। जो अर्ली स्टेट फॉर्मेशन है उसमें महाजनपद किसे कहते हैं, राइज ऑफ मगध का विकास कैसे हुआ, ये उसके बाद मगध के विकास में बिंबिसार से लेकर महापद्मनद तक। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर्स इन्वेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। वह सिकंदर का आक्रमण और उसका भारतीय प्रभाव, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आपका है मोनार्कियल स्टेट है, और एक है आपका नेचर ऑफ रिपब्लिक्स। जो नेचर ऑफ रिपब्लिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो गणराज्यों का विकास हुआ, गणराज्य कहाँ कहाँ पे आए, और वे जो गणराज्य थे वे गणराज्य उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उनका प्रशासनिक व्यवस्था था, वो किस प्रकार था। तो ये दैट इज इन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद मौर्यन पीरियड है, उसमें अशोक हैं, उसके बाद आपका हिज धम्म है एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो याद रखिएगा इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य लाइफ इंस्ट्रूमेंट्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अशोक खासकर अशोक के अभिलेखों का आधार में उनका साम्राज्य विस्तार। और तीसरा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का पतन और उसमें अशोक का उत्तरदायित्व। और चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अशोक का धम्म और उसके धम्म की प्रकृति। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगला आ जाइएगा टॉपिक जो है एज ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, वह है फ्रॉम 200 BC टू 300 AD। ठीक है, इसमें शुंग है, कण्व है, शक हैं, कुषाण है। तो कुषाणों में कनिष्क की उपलब्धियाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनिष्क के तिथि निर्धारण की पद्धतियाँ, या कनिष्क के राजारोहण की तिथि के संदर्भ में महत्व जो विवाद हैं उनकी व्याख्या कीजिए। ये आ सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका है डेक्कन एंड साउथ इंडिया में सातवाहन है, तमिल स्टेट संगम काल। ठीक है, इसमें संगम लिटरेचर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका एज ऑफ इम्पीरियल गुप्तास, गुप्त वंश का इतिहास है। गुप्त वंश के इतिहास में द गुप्तास एंड वाकाटक उनका रिलेशनशिप है, गुप्तों का प्रशासन है। उसके बाद आपके डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स है, और क्वाइनेज ऑफ द गुप्तास, तो गुप्तों के सिक्के हैं। ठीक है, तो गुप्त वंश में याद रखिएगा कौन से क्वेश्चन आएंगे। एक तो समुद्रगुप्त के विचित्र राज्यों के प्रति जितनी नीतियां हैं वो नीतियां कौन कौन सी हैं। राजपुरोधार नीति कहाँ उसने स्थापित किया, कहाँ पे उसने राजग्रहण मोक्षानुग्रह नीति स्थापित किया, कहाँ पे उसने परिचायकी नीति स्थापित किया, कहाँ पे उसने हस्तक्षेप की नीति स्थापित किया, कहाँ पे उसने आत्मनिवेदन कन्योपायनदान की नीति स्थापित किया, कहाँ पे उसने सर्वदानाज्ञाकरण की नीति स्थापित किया, और कहाँ पे उसने उत्सन्न भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापन की नीति स्थापित किया। यही सब याद कर लीजिए, इसी की व्याख्या करना है। आगे हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो समुद्रगुप्त ये इंपॉर्टेंट है, और समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय और उसके उद्देश्य और दक्षिण के राजाओं का क्रम, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आएंगे हम लोग, तो यहाँ तक। इसके बाद सीधे आप चले जाएंगे, याद रखिएगा, इसके बाद आप सीधे पहुँच जाएंगे अर्ली मेडिवल पीरियड में। अर्ली मेडिवल पीरियड में हर्षवर्धन हैं और कुछ रीजनल स्टेट्स हैं। तो इसमें हर्षवर्धन, प्रयाग की महाभोज परिषद और कन्नौज की धार्मिक सभा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कभी कभी आता है हर्ष महान था लेकिन दो लोगों ने मिलकर उसे महानता बना दिया। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि एक शासक के रूप में हर्षवर्धन का मूल्यांकन कीजिए। और अगला कई बार आया है कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच में जो युद्ध हुआ उसके ऐतिहासिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का सम्मिश्रण था, जिसे कहा है रायचौधरी और रालेंसन ने कहा है, उसकी समीक्षा कीजिए। तो हर्षवर्धन से कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, इन पे भी हम आपको एक लेक्चर दे देंगे। अगर आप फटाफट नोट करते जाएंगे तो आपके लिए काम दे देगा। और इस क्वेश्चंस की भी लिस्ट हम आपको आगे देंगे कि इसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको दे देंगे। ओके, चलिए अगला आ जाइएगा। अगले में है गुर्जर प्रतिहार हैं, नालंदा है, विक्रमशिला है। तो नालंदा विश्वविद्यालय आ सकता है, विक्रमशिला कभी पूछा नहीं गया है। न वल्लभी। गुर्जर प्रतिहार हैं,
कलचुरी हैं, चेद हैं, परमार हैं, अरब कंटेंट है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चालुक्याज अब कल्याणी के चालुक्य हैं। चोल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर चोलों की लोकल बॉडी गवर्नमेंट, जो चोलों का स्थानीय स्वशासन है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चोल स्थानीय प्रशासन आ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और या तो पूरा चोल प्रशासन आ सकता है, ठीक है। और पिछली बार क्वेश्चन आया था कि चोल काल में जो मूर्तिकला का विकास हुआ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद आ जाइएगा आप, यह है द ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म, ठीक है, एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आपको शैव धर्म का विकास दक्षिण भारत में, वैष्णव धर्म का विकास, जिसमें नायनार कौन है और आलवर कौन है, आचार्य कौन है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है। और पल्लव कला शैलियाँ आ सकती हैं, ठीक है, पल्लव कला शैलियाँ। तो सब नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, पहले ये जानना जरूरी है कि हमको पढ़ना क्या है। हर चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ओके, अगला देखिए, अगला है रिसर्च इन एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें क्या है, कुछ रिसर्च से जुड़े हुए प्रश्न हैं। जैसे पहला इसमें है द स्कोप एंड वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, वो आपका है इतिहास का क्षेत्र। दूसरा आपका है द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का मूल्य, मतलब इतिहास का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री कर सकते हैं, एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा चुका है यहाँ पे, 400 वर्ड पूछा गया, वो है ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन क्या होता है, क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठता प्राप्त किया सकता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता पे एक लेख लिखिए, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों हुई, वस्तुनिष्ठता के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं, वस्तुनिष्ठता में कौन से सहायक तत्व हैं, और उसका निष्कर्ष, यही आपके कुछ फ्रेमिंग होंगे। वस्तुनिष्ठता पे हमने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, कम से कम 13,000 लोगों ने देखा है, आप देख के लिख सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट में भी देखिएगा, कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं लिख पाए थे या कुछ लिख पाए थे, उसी को देख के तुम लोगों ने भी कमेंट किया कि सर हमसे मिस आउट हो गया, कुछ लोग लिख पाए थे तो उनको बहुत प्रसन्नता भी हुई। तो बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला आपका है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। इतिहास लेखन में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत के प्रकार बताइए, द्वितीयक स्रोत के प्रकार बताइए, ये है। अगला एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कभी कभी आपसे एक सिनाप्सिस बनाने के लिए बोल दिया जाता है 400 वर्ड में, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका 40 नंबर का रहेगा, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। उसमें कहते हैं कि अपने अधीत, अपने विषय से संबंधित किसी विषय पर लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत कीजिए, मतलब सिनाप्सिस लिखिए। तो पूरा सिनाप्सिस का जो प्रोसेस होता है, व्हाट इज सिनाप्सिस क्या होता है, सिनाप्सिस में परिकल्पना क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, साहित्य सर्वेक्षण क्या होता है, सिनाप्सिस में उसके बाद चल के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, सिनाप्सिस के जो उसका मुख्य इसेंस होता है वो क्या होता है, सिनाप्सिस में संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होती है, इन सब का पूरा लिस्ट आपको बताना है, उसका उद्देश्य क्या, ये सब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ये हम आपको 1-2 पे लिखवा देंगे, और 1-2 हम आपको 4 सिनाप्सिस भी शेयर कर देंगे। आपको सिनाप्सिस यहाँ भी काम देगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ भी आपको इंटरव्यू के समय सिनाप्सिस लेके जाना पड़ेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनाप्सिस पे नंबर भी मिलता है, और सिनाप्सिस से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला है मॉडर्न हिस्टोरिकल राइटिंग इन प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च। मॉडर्न हिस्टोरिकल राइटिंग में जैसे मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री, सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री पूछा सकता है, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री पूछा सकता है, हीगल को कई बार पूछा गया है, हीगल का द्वंदात्मक आदर्शवाद, डायलेक्टिक आइडियलिज्म, और उनका सौंदर्य शास्त्र यहाँ पे पूछा गया है बड़े क्वेश्चन में कई बार 400 वर्ड में। तो हीगल का सौंदर्य शास्त्र क्या है, ठीक, तो हीगल का भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद, ठीक है, ये तो बेसिक हो गए। उसके बाद 4 एरियाज हैं जो स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, इनसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिनका सोशियो इकोनॉमी है वो उस पर पढ़ सकते हैं, जिनका आपका आर्ट आर्किटेक्चर है वो पढ़ सकते हैं, और जिनका आर्कोलॉजिकल है वो पढ़ सकते हैं, जिनका रिलीजन और फिलॉसफी वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में से सब में से 2-2 क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको तैयार पूरा करना है। जैसे अब देखिए सोशल इकोनॉमिक में थोड़ा सा अगर देखें तो है सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन द गुप्ता पीरियड, तो आप गुप्त काल पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद आपका इसमें आपका और है आपका सोशियो इकोनॉमिक में, हाँ इसमें है सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की स्थिति क्या है,
मौर्यन पीरियड में कैसी रही है, गुप्ता पीरियड में कैसी रही है, संस्कार क्या है, पुरुषार्थ क्या है, पोजीशन ऑफ वुमेन एंड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स में याद कर लीजिएगा गिल्ड क्या है, और प्राचीन भारत में जो वैदेशिक व्यापार थी वह कैसी थी, किन किन बंदरगाहों से होता था, पश्चिमी बंदरगाह कौन है, पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं, जिसमें आपके जैसे आपको पूछ सकता है बलबीरकम कहाँ पे है, तोंडी कहाँ पे है, नलसीडा कहाँ पे है, बंदर कहाँ पे है, उसके बाद बैजयंती कहाँ पे है, कल्याण कहाँ पे है, ठीक है। तो पश्चिमी तट के, फिर पूर्वी तट के बंदरगाह, कावेरी पट्टनम हो गया, अरिकामेडू हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, तामलिप्ती हो गया, ठीक है, और इधर का भिपकच हो गया। तो ये सब बंदरगाह भी अगर आप थोड़ा मैप बना के दिखा देंगे तो आपके लिए और बेहतरीन रहेगा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद, प्राचीन भारत में सामंतवाद क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम अगले टाइम पे आपको लिखा देंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उतना पढ़िएगा 101% फंस जाएगा पूरा। सेक्शन 2 में आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इसमें आपका मुख्यतः जो है इसमें 2-3 चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। एक तो चोल काल में मूर्तिकला का विकास, कई बार पूछा गया है एक क्वेश्चन ये, एक पल्लव कला शैलियाँ आप देख लीजिएगा, और एक मंदिर स्थापत्य कला शैलियाँ, बस इससे ज़्यादा आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला है सी में एंशिएंट इंडियन रिलीजन एंड फिलॉसफी में, इसमें क्या है, रिलीजन में है हड़प्पा धर्म, वैदिक धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन और बौद्ध। तो इसमें जैन बौद्ध आप देख सकते हैं, और लास्ट वाले और एक देख लीजिएगा आप शंकराचार्य रामानुजय, तो शंकराचार्य का दर्शन ये आ सकता है, अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत ये सब। और अंतिम सेक्शन है आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ है, सेक्शन डी, जिसमें हंटिंग एंड गैदरिंग कल्चर ऑफ द पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सब है। एंटीक्विटी ऑफ आयरन है, सेकंड अर्बनाइजेशन है, सेकंड अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय नगरीकरण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और सेकंड अर्बनाइजेशन ये हो गया। और उसके बाद तो आप सब पढ़े हैं, पहले ही पढ़ लिए हैं, जैसे एंटीक्विटी ऑफ आयरन आपको पता ही है। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा है, आर्कियोलॉजिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स, एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशंस एंड कंजर्वेशन, मतलब है कि पुरावशेषों के सर्वेक्षण की विधियाँ क्या है, पुरावशेषों के उत्खनन की विधियाँ क्या हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन क्या होता है, और उसके बाद आपका वर्टिकल एक्सकवेशन क्या होता है, स्टेपिकल एक्सकवेशन क्या होता है, उसके बाद व्हाट आर द मेजर मेथड्स ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, पुरावशेषों का परिरक्षण कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटिग्राफी इन आर्कियोलॉजी, इतिहास मतलब आपका है पुरातत्व में जो सोपानीकरण होती है या सोपानीकृत पद्धति, या कहते हैं स्तरीकरण की जो पद्धति है, इसका क्या महत्व, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो हम इन पे चर्चा करेंगे। तो ये आपके बेसिक रहा है, जो आपका पूरा सिलेबस रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, हमने इस पर चर्चा किया, हम इसको शेयर भी कर देंगे, और हम आगे चल के आगे चर्चा करेंगे कि इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका लिस्ट हम आपको दे देंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न से हम आधे घंटे का क्लास लेंगे, हम उसका टाइम पहले से फिक्स कर देंगे, और रोज़ रात में एक टाइम रखेंगे, क्योंकि रात में एक टाइम पाते हैं, वैसे विश्वविद्यालय रहते हैं दिन में। तो क्या करेंगे कि हम लोग कम से कम 6 से 7 टॉपिक पे सामान्य लेक्चर हम आपको बता देंगे किसमें क्या लिखना है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।